रीजन क्या था पीरियोडिसिटी का? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। क्यों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज क्यों आती है, उसके बारे में हम रीजन देख लेते हैं। तो रीजन वैसे तो आपने देख रखा है, बट फिर भी समझ लीजिए। सो लेट्स से हमारे पास अल्कली मेटल है कोई, और अल्कली मेटल के एग्जांपल से अगर हम समझें, सो लिथियम, देन लिथियम के नीचे क्या था? ली ना की रब से फरियाद। तो इनमें अगर आप देखोगे तो लिथियम के अंदर में था एटॉमिक नंबर 3। तो एटॉमिक नंबर 3 था अगर, तो कॉन्फ़िगरेशन आता था 1s2 2s1। सोडियम में आप पहुंचेंगे तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11, और यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आएगा 3s1। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, इसमें आ जाता है 4s1। रुबिडियम एटॉमिक नंबर होगा इसका 37, यहाँ आ जाएगा 5s1। सीसियम एटॉमिक नंबर 55, यहाँ आएगा 6s1। एंड फ्रांसियम 87 एटॉमिक नंबर के साथ 7s1। तो ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कि एस ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है यहाँ पे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अगर हम बात करें तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है। पुराना कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखना चाहते हो तो आपको दिखाई देगा 2,1, 2,8,1, देन 2,8,8,1, 2,8,18, 8,1, देन 2,8,18, 18, 8 and 1, 2,8,18, 32, देन 18, देन 8, देन 1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी अगर आप देख रहे हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देख रहे हैं हर जगह एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहाँ पे एस ऑर्बिटल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है। सो क्योंकि कॉन्फ़िगरेशंस रिपीट हो रही है, इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं या एक जैसी प्रॉपर्टीज आती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, लिथियम का साइज स्मॉल होगा, सोडियम उससे ज़्यादा बड़ा होगा, पोटेशियम और ज़्यादा बड़ा होगा, तो साइज तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में। और इसी वजह से आप देखते हैं कि रिपीटिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है इसको आप कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल एक ग्रुप में एक जैसा होगा। यहाँ पे सोडियम के अंदर में वैलेंस शेल होगा और पोटेशियम में वैलेंस शेल ये होगा, यानी कि आउटर मोस्ट जो शेल होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसे कहते हैं वैलेंस शेल। तो क्योंकि वैलेंस शेल एक जैसे होते हैं किसी एक ग्रुप में, इस वजह से प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती है। तो इसको वर्ड्स में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द पीरियोडिसिटी इन chemical properties is due to reoccurrence of similar valence shell, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो दे हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पे रिपीट होता है सिमिलर वैलेंस शेल आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या टाइम नहीं लिखना चाहिए, टाइम नहीं हो रहा है यहाँ पे, रेगुलर इंटरवल मतलब रेगुलर इंटरवल तक ही काम चलाएं। ओके, सो बिकॉज एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से एक जैसी प्रॉपर्टीज होंगी। तो एक फैमिली की या एक ग्रुप के अंदर में एक जैसी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है पीरियोडिक टेबल में। तो अल्कली मेटल की ऑलमोस्ट एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, कई सारी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं बट ज्यादातर प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। नोट कर लीजिए।
एक दो ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, उनके बारे में जल्दी से थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो नोट लगा के हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिए यहाँ तक। ओके, नोट नंबर 1, the elements of group 18 और इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। एक सेकेंड, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 और जीरो ग्रुप आर कॉल्ड नोबल गैसेस। नोट करो। सो 18th ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं और नोबल गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका था, नोट करने के लिए लिखवा दिया मैंने। ओके, सो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 और जीरो ग्रुप कहाँ है? देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर में जो सबसे आखिरी में होता है, ये वाला, इसको कहते हैं 18th ग्रुप और जीरो ग्रुप। नोबल गैसेस भी कहते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे इसमें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब गैसेस होते हैं। ओके, देन सेकेंड पॉइंट। अच्छा, ये तो हमने पहले ही देख लिया है कि जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ओके, हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं एंड देयर आर 7 पीरियड्स। एंड जो वर्टिकल होते हैं, थर्ड पॉइंट, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड वी हैव 18 ग्रुप्स। देर आर 18 ग्रुप्स, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 18th ग्रुप को आप कहते हैं जीरो ग्रुप भी। देन फोर्थ पॉइंट, जो पीरियड्स होते हैं ना, 1 फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, इस तरीके से, तो ये देखने को मिलेगा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड हैव different properties and elements present in group have similar properties। खैर ये लिखने की बातें हैं, यूज तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। जैसे कि आप देखो, अगर आप सेकेंड पीरियड को देखते हो तो आपको दिखाई देगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। दिस इज द सेकेंड पीरियड। अब सेकेंड पीरियड के अंदर में लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पे ग्रुप वाइज, तो नियॉन, नियॉन के नीचे आर्गन, आर्गन के नीचे क्रिप्टॉन एंड जेनॉन एंड रेडॉन, इनमें अगर आप देखोगे तो इनकी प्रॉपर्टीज, ये नोबल गैसेस वाले जो ग्रुप हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। जबकि किसी एक पीरियड में अगर आप कहो तो सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग देखने को मिलती है। दीज आर द नोबल गैसेस। और देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ था ये, तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है। सो हम लिख लेंगे द मॉडर्न
periodic table is based on atomic number, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, जबकि इसके पहले वाला जो था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल वो बेस्ड था एटॉमिक मास पे। तो ये अंतर है दोनों में। तो दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मास, is based on atomic number and not atomic mass. ओके, देन सिक्स्थ पॉइंट एक और बता देता हूं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक नाम है जो दिया गया है एलिमेंट्स के एक ग्रुप को। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर p block elements except नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अलावा जितने भी आपके p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हो। जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन वी हैव आर्गन। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? How many are representative elements from the following, या from the given elements? How many are representative elements from the given elements? तो सोडियम और मैग्नीशियम, these two are alkali, या इसको बोलना चाहिए दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको पहले बाहर निकाल देंगे। आर्गन जो है दिस इज नोबल गैस। बाकी बचे हुए हमारे पास जो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है, ये हमारे पी ब्लॉक के हैं, लेकिन नोबल गैसेस को एक्सक्लूड करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारे पास, द आंसर इज 5। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, these are the representative elements here. Then seventh point, transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं अगर ये आपसे पूछे? सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनमें ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एक्सेप्ट, elements of D block except those having completely filled D orbital, except those having completely filled D orbital, जो कि है हमारे पास जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी में इन तीनों में आप देखेंगे that we have D10 configuration. जिंक में 3D10 होता है, कैडमियम में 4D10 और मरकरी में 5D10। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो डी ब्लॉक के तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इनको काउंट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है अगर आपसे पूछे, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उनको ही लेना है जिनका डी पार्शियली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा उनको कंसिडर नहीं करना है ट्रांजिशन एलिमेंट में, इसलिए इनको एक्सक्लूड कर देते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट से। देन एक टर्म सुनेंगे आप, यहां तक नोट करिए, आप यहां लिख लो चाहो तो, D10 है और आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स
but not transition, are d block elements but not transition elements. देन एक टर्म और आप देखेंगे, इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो एफ ब्लॉक होता है उनको नाम दे दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लिख लें यहां पे हम elements of F block are also referred as inner transition elements. देन एक और टर्म आप सुनेंगे, ट्रांसयूरेनिक। ट्रांसयूरेनिक या ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स। तो ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92। तो Z अगर ग्रेटर देन 92 हो, बिकॉज 92 जो होता है वो यूरेनियम का होता है, तो 92 के बाद जितने आएंगे उनको आप कहेंगे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। चाहो तो लिख लो Z इक्वल टू 92 फॉर यूरेनियम। यूरेनियम का 92 होता है, याद रखेंगे हम, 92 होता है, ना कि 93। 92 होगा, देख लो। इसके आगे लिखेंगे, द पीरियोडिक या पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज। रिपीट होने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, ओके, एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो रिपीट होती हैं, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिकली जो रिपीट होते हैं, एक पीरियड के बाद जो रिपीट होते हैं, उनकी जरा बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन is effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव से भी इसको दिखाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव। तो होता यह है कि हमारा जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, और ऑर्बिट्स में है इलेक्ट्रॉन। तो लेट से यहाँ 2 है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मेरा ये मान लेते हैं ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसको आप वैलेंस शेल कह रहे थे। तो लेट से दिस इज द वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल है ये। तो इसके अंदर में अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेकेंड ऑर्बिट में थे 8 इलेक्ट्रॉन, देन थर्ड ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन थे। तो जो हमारा न्यूक्लियस था
उसको अगर हम देखें, लेट्स से ये सोडियम का एक एटम है, ओके, सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11, तो 11 में हमने देखा इसमें कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 2,8,1, तो ये हो गया 2 और 8 और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है। तो सेंटर में तो आपके पास 11 प्रोटॉन्स थे, 11 प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे। इसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट था। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद है आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, यहां जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप अगर देखें तो ये दिखता है कि प्रोटॉन जो था, जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। द रीजन इज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मगर बीच में जो अंदर के ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हुए, तो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल भी कर रहे होंगे। तो दो तरीके के फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। एक तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो रहा है, न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल कर रहे होते हैं। तो इन दो फोर्सेस को या इन दो चार्जेस को, दो तरीके के चार्जेस हुए, रिपल्शन और अट्रैक्शन, इन दो तरीके के चार्जेस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करके जो इफेक्टिवली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को चार्ज फील होगा, देखने को तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन थे बट एक्चुअल जो चार्ज फील होगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद निकाला जाएगा। तो वो इफेक्टिव चार्ज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील करता है न्यूक्लियस की वजह से, उस चार्ज को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन भी हो रहा है, तो ओवरऑल कितना न्यूक्लियर चार्ज फील होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो Z इफेक्टिव जो कि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, उसको अगर मैं देखूं तो वो होगा जो प्रोटॉन्स यहाँ पे पुल कर रहे हैं। प्रोटॉन्स कितना पुल कर रहे हैं, जितना इसके अंदर में प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर के बराबर, जो कि यहाँ 11 था, तो मैं उसको लिख देता हूँ Z। Z इज रिप्रेजेंटिंग द एटॉमिक नंबर, माइनस ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके जितना इसको धक्का लगा रहे हैं बाहर की तरफ, पुश कर रहे हैं, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, और जो जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन आ रहा है उसको कह देते हैं एक टर्म से रिप्रेजेंट सिग्मा, और इस सिग्मा को नाम दे देते हैं हम, दिस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो Z इफेक्टिव हो जाएगा Z माइनस सिग्मा। Z इज द, लिख लीजिएगा इधर साइड में, Z इज द एटॉमिक नंबर एंड सिग्मा जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट लग रहा है, या इसको शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, ड्यू टू अदर इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक शील्डिंग लग रही है, उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो इफेक्टिवली कितना चार्ज फील करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गिवन बाय Z माइनस सिग्मा। दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो अगर हम बात करें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की प्रॉपर्टीज इस तरीके से वेरी होती हैं पीरियोडिक टेबल में, द वैल्यूज ऑफ सिग्मा अभी मैं बताऊंगा, आगे देखते तो जाओ। नोट कर लिया यहां तक हमने। सो दो तरीके की चीजें समझनी। पहले क्या समझना है हमें, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो रहा है, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से पुल होगा। कितना पुल होगा, कितना इलेक्ट्रॉन को पुल मिलेगा, कितना इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा अंदर, वो होगा Z के बराबर। यानी Z जो होगा एटॉमिक नंबर, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे Z उतना ज्यादा होगा, और Z जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पुल करने की कोशिश होगी। सिग्मा जो कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा उसको रिपल्शन फील होगा,
उतना ही सिग्मा बड़ा क्वांटिटी होगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर के ऑर्बिट्स में उतना ही सिग्मा ज्यादा होगा, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उतना ही z ज्यादा होगा। सो z इफेक्टिव कम्स आउट टू बी z माइनस सिग्मा। हो गया यहां तक। अब देखें जरा कि इसमें ग्रुप में क्या आएगा। ओके, सो इफ वी सी द पीरियोडिक ट्रेंड, इफ वी सी द पीरियोडिक ट्रेंड, यानी पीरियड में अगर आप देख रहे हो, तो जब मैं पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक पीरियड के अलोंग तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक ट्रेंड। या जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे होगे, टॉप टू बॉटम, तो इसमें आप देखोगे पीरियोडिक ट्रेंड, यानी कि रिपीटिशन कैसे हो रही है प्रॉपर्टीज की वो देखना चाह रहे हैं हम पीरियोडिक टेबल के अलोंग। तो आप दो तरीके से चेक करते हो, लेफ्ट टू राइट जाके और टॉप टू बॉटम जाके। तो अगर मैं एक पीरियड के अलोंग देख रहा हूं, पीरियड के अलोंग देख रहा हूं इसका मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं पीरियोडिक टेबल में, इधर से इधर। तो जब मैं पीरियड के अलोंग जा रहा हूं तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटना चाहिए। तो हमने ये देखा कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। और जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होगे, लेट से एक केस ले लेते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से Z की वैल्यू बढ़ेगी। तो Z इफेक्टिव में Z की वैल्यू बढ़ रही है। नाउ अगर हम सिग्मा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही सिग्मा भी बढ़ेगा, बट सिग्मा में जो इंक्रीज है वो कम है जबकि Z में इंक्रीज ज्यादा होगा। बिकॉज एटॉमिक नंबर के बढ़ने से Z ज्यादा इंक्रीज होगा, सिग्मा में इंक्रीज उस स्पीड से नहीं होगा। सिग्मा की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है लेकिन उसका अपने को कोई जरूरत ही नहीं। सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो काम का नहीं होता, बहुत एक्सेप्शन है, तो उसको सीख के भी फायदा नहीं है, इसलिए उसको मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। तो Z की वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ी, सिग्मा की वैल्यू बढ़ी लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ी जितना स्पीड से जितना जिस रेट से Z बढ़ रहा था। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको ये दिखाई देगा दैट Z इफेक्टिव विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। तो Z इफेक्टिव वो न्यूक्लियर चार्ज है जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आप पुल कर रहे हो अंदर की तरफ। अगर इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा पुल लग रहा है, यानी ज्यादा उसको खींचा जा रहा है। तो अगर ज्यादा उसको पुल कर रहे हो आप तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा तो फोर्स जब भी बढ़ता है तो डिस्टेंस कम हो जाया करता है। दैट सिंपली मीन्स कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं Z इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज घट जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको दिखा दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और साइज घट गया। राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिवली न्यूक्लियस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो Z की वैल्यू बढ़ने से ज्यादा पुल होता है, सिग्मा उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाता। तो इफेक्टिवली ज्यादा पुल होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज कम हो जाएगा। अगर हम ग्रुप में देखें, ग्रुप में जाने का मतलब है ऊपर से नीचे जाना, टॉप टू बॉटम। तो जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो Z इफेक्टिव दैट इज Z माइनस सिग्मा, इसमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इस तरीके से। तो जब आप जाओगे ऊपर से नीचे तो Z की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन सिग्मा भी उतना ही बढ़ेगा, बिकॉज यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे किसमें, पीरियड में, वो उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे। लेकिन जब आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में जाओगे तो आपको लिथियम के अंदर में जैसे देखें अगर हम, तो एक ऑर्बिट
और ये दूसरा ऑर्बिट। सोडियम में आप आओगे तो 1 2 और 3 हो जाएगा, तो एक एक शेल बढ़ता जा रहा है यहाँ पे जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। तो क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे शेल इंक्रीज हो रहे हैं, बट जेड इफेक्टिव की वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप यहां लिख सकते हैं जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट साइज इंक्रीज हो जाएगी। साइज इंक्रीज क्यों हो गया? बिकॉज शेल इंक्रीज हो गया। इसको वर्ड्स में मैं लिख देता हूं यहां पे। सो इन ग्रुप Z effective remains constant, but on moving top to bottom, या moving top to bottom, that is down the group, on moving down the group, the size increases because extra shell is added। एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जाएगा, इसका मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दूरी बढ़ता जाएगा, और जब सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दूरी बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। हो गया यहां तक? तो पहला प्रॉपर्टी हमने देखा न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस से अगर ये वैलेंस शेल है हमारा, तो यहां न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस, इसको कहेंगे हम आर, दैट इज द एटॉमिक रेडियस। तीन तरीके की एटॉमिक रेडियस आपको देखने को मिलेगी। पहला तरीके का एटॉमिक रेडियस है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, तो लेट से हमारे पास एक एटम है और एक दूसरा एटम है, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो पहले वाले को आप कह रहे हो एटम ए, सेकेंड को आप कह रहे हैं लेट से एटम बी। तो ए और बी जो जुड़े हुए हैं, सेंटर टू सेंटर अगर आप डिस्टेंस नापो इनके बीच में, ए और बी में न्यूक्लियस से न्यूक्लियस अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, तो ये डिस्टेंस को आप कह सकते हो डी ए बी, डी ए बॉन्ड बी। और अगर मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ ए, तो मैं कहूंगा डी ए बी को 2 से डिवाइड कर दूं तो रेडियस ऑफ ए आ जाना चाहिए। या इन दोनों को आप एक जैसा ही कर लो, एक काम करो डी ए ए, तो आर ए हो जाएगा डी ए ए अपॉन 2। हाँ, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, कुछ ओवरलैप हुए हैं ये एक के ऊपर एक, तो ओवरलैप हुए हैं तो ये इतना जो जगह है ना, वो आपने कैलकुलेशन में आपके नहीं आया है, यानी ये इतना जो एरिया है ये आपका एरर में आएगा। कोवेलेंट रेडियस में आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, जो रेडियस मेजर कर रहे हो,
वो थोड़ा सा कम है, राइट। वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं, इट इज 1/2 of the distance between the center of two nuclei, जो दो न्यूक्लियाई हैं वो एक जैसे होने चाहिए, ऑफ लाइक एटम्स bonded by a single covalent bond। अब कोवेलेंट बॉन्ड आप जनरली यूज करते हैं उनके लिए जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली देखने को मिलता है इन नॉन मेटल्स, तो इसको लिख देते हैं हम कोवेलेंट रेडियस is generally used for non-metals। कोवेलेंट रेडियस, आप मॉलिक्यूल्स को देखोगे, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, तो आप ए बॉन्ड ए जो है इसको आप ऐसे देख सकते थे, ए बॉन्ड ए। तो ये ए बॉन्ड ए में आपने क्या किया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लिया, और क्योंकि दोनों एक जैसे एटम्स थे तो डिस्टेंस को हाफ कर दिया आपने, तो रेडियस आ जाएगा। देन दूसरे तरीके का जो डिस्टेंस होता है, दूसरे तरीके का जो एटॉमिक रेडियस होता है, इसे कहते हैं वैन der Waal radius। This is also known as collision radius। ओके, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। तो लेट्स से एक मॉलिक्यूल है X2। X2 में क्या हो रहा है, X और X दो एटम्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। देन इसी के जैसा एक दूसरा मॉलिक्यूल है X2 जिसमें X और X जुड़े हुए हैं। तो हमने ये कहा दैट अगर हम ये दो X जो जुड़े हुए नहीं हैं यहां से यहां तक का इस डिस्टेंस को निकाल लें तो ये हो जाएगा dxx dxx। so the radius of x here will be dxx upon 2। यहां पे x और x के बीच बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखिए, ये क्लोजेस्ट जितना आ सकते थे उतने करीब में है। अगर आप दो बॉन्डेड एक्स एक्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो वो कहलाएगा कोवेलेंट, लेकिन यहां जब जुड़े हुए नहीं है लेकिन बहुत करीब हैं तो इस डिस्टेंस को आप निकाल रहे हो तो इसको कहेंगे वैन डेर वाल रेडियस। ऑब्वियसली इतना एक्स्ट्रा जगह आ गया जो एक्चुअल था नहीं, लेकिन आपने इसको भी जोड़ लिया है, तो आपके वैन डेर वाल रेडियस इज नॉट द एक्चुअल रेडियस, इसमें एरर है, बिल्कुल एरर है। तो ये कहलाता है वैन डेर वाल रेडियस। वर्ड्स में लिख सकते हैं इसको हम लोग, इट इज 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atoms in nearest neighboring molecules of the substance in solid state। तो सॉलिड स्टेट में हम क्या करेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे दो एडजेसेंट एटम्स का। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, आप हीलियम का निकालना चाहते थे लेट्स से, तो एक हीलियम एटम ये, एक हीलियम एटम ये, इन दोनों को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, इनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नाप लिया हमने, क्योंकि हीलियम आपस में जुड़ेंगे नहीं कभी भी, तो DHEHE, तो रेडियस ऑफ हीलियम हो जाएगा
डिस्टेंस ऑफ हीलियम डिवाइड बाई 2। तो ये वेंडर वॉल रेडियस जनरली उनके लिए यूज करते हैं जो एटम्स बॉन्ड नहीं होते, जैसे नोबल गैसेस हैं, तो नोबल गैसेस के लिए जनरली इसको यूज कर लिया जाता है। ओके, लिख लीजिए यहां वर्ड्स में किसके लिए यूज करना है। वेंडर वॉल रेडियस does not apply for metals, does not apply for metals, and its magnitude depends on the packing of atoms in solid state। तो ध्यान रखना, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में होते हैं, जो बिल्कुल करीब होते हैं, एडजेसेंट कहते हैं इसको, एडजेसेंट एटम्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल के हाफ से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कहलाता है वेंडर वॉल रेडियस, कोलिजन रेडियस के नाम से भी इसको जाना जाता है। देन थर्ड तरीके का रेडियस जो होगा, नोट करिए यहां तक, थर्ड तरीके का रेडियस होगा मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस को यूज करते हैं हम मेटल्स के लिए, जबकि वेंडर वॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को यूज करते हैं नॉन मेटल्स के अंदर में फाइंड करने के लिए रेडियस को। Third one is metallic radius, also known as crystal radius। तो हमारे पास मान लो दो मेटल्स हैं जिनके क्रिस्टल के अंदर में ये इस तरीके से लगे हुए हैं। तो आप करेंगे ये, इनके बीच में डिस्टेंस नाप लेंगे, मान लो ये ए और ए है, तो दिस डिस्टेंस विल बी डी ए ए, सो रेडियस ऑफ ए विल बी डी ए ए अपॉन 2। अब यहाँ पे जो बॉन्ड है इनके बीच में वो मेटालिक बॉन्ड होगा, सो वी कैन राइट हियर दैट इट इज 1/2 of the distance between the nuclei of two adjacent metal atom in a metallic crystal lattice। जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम का एक क्रिस्टल है, ये मेरा क्रिस्टल जो है मान लीजिए वो सोडियम का है। तो सोडियम के क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता कि सोडियम के एटम्स अरेंज होंगे, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Na प्लस आयन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में इस तरीके से फ्री घूम रहे होंगे। तो इसमें आप करते ये हो कि आयन आयन के बीच में, तो Na प्लस और Na प्लस के बीच में आप डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर नाप लेते हो और उसको 2 से डिवाइड कर देते हो। तो ये जो क्रिस्टल है मेटालिक क्रिस्टल, जिसमें Na प्लस और E माइनस अलग अलग है, इसको कहते हैं कर्नल, राइट। तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, एक Na प्लस और दूसरे Na प्लस, इनके बीच में आपने डिस्टेंस नाप लेना है, लेट द डिस्टेंस बी 2, सो R हो जाएगा यहां पे d/2। अब ऑर्डर अगर देखें अगर हम, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो मैं कंपेयर करना चाहता हूं
कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैंडर वॉल रेडियस में। इन तीनों में कंपेयर करना चाहते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस में अगर आप ध्यान देंगे तो जो आप मेजर कर रहे थे उसमें देखो ये इस तरीके का था, ये बहुत सारा रीजन जो था ये ओवरलैप हो गया, दोनों में आपने कॉमन ले लिया, जबकि मेटालिक रेडियस में आप ऑलमोस्ट इस तरीके का दिख रहे थे। और वेंडर वॉल रेडियस में क्या देखा था आपने कि जो आप मेजर कर रहे हो उनके बीच में डिस्टेंस इस तरीके का आएगा। तो बताओ ऑर्डर क्या आएगा। ये डायग्राम अपने आप में ही इसको एक्सप्लेन कर रहा है काफी क्लियरली दैट कोवेलेंट रेडियस जो एक्चुअल रेडियस है उससे कम आएगा, मेटालिक रेडियस उससे थोड़ा बड़ा होगा, और सबसे ज्यादा आपको वेंडर वॉल रेडियस यहां देखने को मिल जाएगा। ओके, यहां तक में कोई डाउट है तो बताओ। लैटिस, ये जो सॉलिड होता है मेटल का इसको लैटिस कहते हैं। लैटिस स्ट्रक्चर, ये जो क्रिस्टल है एक सोडियम का क्रिस्टल उसको लैटिस कह रहे हैं, सोडियम लैटिस, सोडियम क्रिस्टल इस तरीके का नाम होता है। तीनों ही, तीनों में ही एरर है, कोई रेडियस निकालने का मेथड परफेक्ट नहीं होता। मेटालिक रेडियस आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा एरर इसमें कम है, कोवेलेंट रेडियस थोड़ा कम हो जाता है एक्चुअल रेडियस से, वेंडर वॉल रेडियस एक्चुअल रेडियस से ज्यादा हो जाता है, मेटालिक रेडियस भी एक्चुअल रेडियस से थोड़ा कम हो जाता है। तो एरर तो तीनों में है, लेकिन याद रखो मेटालिक रेडियस को आप सिर्फ मेटल्स के लिए यूज कर सकते हो, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए नहीं यूज कर सकते, और कोवेलेंट रेडियस को आप मेटल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। वेंडर वॉल को जनरली आप तभी यूज करते हो जब बॉन्ड नहीं बन रहा और बस ये एडजेसेंट में अगल बगल में आके बैठ गए, लेकिन बॉन्ड अगर बन रहा होता तो कोवेलेंट रेडियस निकाल रहे होते। तो नोबल गैसेस के लिए आप यूज करते हो वेंडर वॉल रेडियस का जनरली, जिनमें बॉन्ड बन जाता है जैसे हेलोजेंस में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें आप यूज करते हो कोवेलेंट रेडियस को, और मेटल्स जैसे सोडियम में निकालना है, पोटेशियम, रुबीडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इनमें आप यूज करते हैं मेटालिक रेडियस को। तो अलग अलग का अलग अलग यूज है, अलग अलग रेडियस को अलग अलग जगह यूज करते हैं। तो वेंडर वॉल में एरर है, लेकिन आप और कैसे निकालेंगे नोबल गैसेस का रेडियस, प्रॉब्लम ये है। तो आपके पास दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसलिए वेंडर वॉल रेडियस यूज कर रहे हो आप। ना अगर हम बात करें वेरिएशन की कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक ट्रेंड पे क्या असर पड़ रहा है, सो पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। सो इन अ पीरियड on moving left to right, in a period on moving left to right हमें ये देखने को मिलेगा that इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने से क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो साइज कम हो जाएगा, राइट। साइज कम हो जाएगा तो आप क्या कह सकते हो, रेडियस पे क्या असर पड़ा, एटॉमिक रेडियस, दिस ऑल्सो डिक्रीजेस, इट शुड डिक्रीज। बट एक चीज यहां पे लिख लेना, noble gases
have highest radius in their period. नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट रेडियस इन देयर पीरियड। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपको कहें कि हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इनमें आपको कहें बताइए व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस, तो आप कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से दूरी कम हो जाएगा, यानी साइज कम होना चाहिए। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये होना चाहिए। फिर इसके आगे आना चाहिए था नियॉन, बट नियॉन का सबसे ज्यादा आता है अपने ग्रुप में, अपने पीरियड में, सॉरी ग्रुप में नहीं, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आता है। क्यों होता है ऐसा? इसका एक बहुत सिंपल सा कारण भी आप कह सकते हो, क्योंकि नियॉन के लिए आप मेजर कर रहे हो वेंडर वॉल रेडियस, इसलिए भी आपको ये देखने को मिल सकता है। लेट्स से एक और एग्जांपल, अगर आपसे कहूं सोडियम एंड मैग्नीशियम, मैथ्स का पीरियड आपका 7 बजे से है ना, 6 बजे से कौन सा क्लास है आपका? है क्या? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। मैं ग्रुप का एक लिखा देता हूँ जल्दी से। ग्रुप में आप जाते हैं टॉप टू बॉटम, जेड इफेक्टिव लगभग रहता है कांस्टेंट, पर साइज जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा शेल ऐड कर रहे हो, तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम में सोडियम का साइज ज्यादा होगा। जैसे मान लो आप लिख रहे हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें आपको पूछे कि साइज क्या होगा, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो साइज का ऑर्डर। नोट कर लो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो याद रखो सीधा सीधा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटेगा नोबल गैसेस को छोड़ के, टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज